हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस को कवर करने जा रहे हैं, जो कि होगा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में। कंफ्यूजिंग टर्म्स है और डिफरेंसेस अक्सर इनके पूछे जाते हैं, इसलिए आज हमें डिटेल में कवर करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग इनके डिफरेंशिएशंस हम देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे इनकी डेफिनेशन से। डिफरेंसेस समझने से पहले हमें एक्चुअली इन टर्म्स का मतलब समझना होगा और इनकी डेफिनेशंस को समझना होगा, राइट। कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन आपको सेक्शन 34 में मिलती है। आई नो कि आप लोगों को ये बात पता है, हम इस डेफिनेशन को कवर करते हैं सबसे पहले। सो एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये आपको सेक्शन 34 की हेडिंग मिलती है। इसके अंदर क्या बताया गया है? क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, राइट। अगर आप कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, दैट इज कोई ऑफेंस आपने कमिट किया है और उसमें सेवरल पर्संस इन्वॉल्व होते हैं इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में आप कोई ऑफेंस कमिट करते हो, देन ईच ऑफ सच पर्संस, जिन भी व्यक्तियों ने, जिन भी पर्संस ने ऑफेंस कमिट किया है, उनमें से हर एक व्यक्ति ठीक उसी तरह लायबल होगा, मानो कि उसने वो एक्ट, उसने वो ऑफेंस अकेले ही किया हो, खुद ही से कमिट किया हो। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। ए, बी, सी, तीन लोग होते हैं। तीनों प्लान करते हैं कि हम एक बैंक की चोरी करेंगे, बैंक में चोरी करेंगे। अब क्या होता है? ए बैंक के बाहर खड़ा रहता है ताकि वो अपने फ्रेंड्स को, अपने गैंग मेंबर्स को अलर्ट कर सके कि कोई पुलिस आ गई है या फिर कोई वॉचमैन आ गया, कोई और पर्सन आ गया है, तो अलर्ट कर सके। और वो बैंक के अंदर एंटर भी नहीं करता है, वो चोरी भी खुद से कमिट नहीं करता है, रॉबरी भी नहीं करता है, राइट। और बाकी दोनों रॉबरी करते हैं। वो जब भाग रहे होते हैं तीनों, तब उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। तो इसमें ए कहता है कि साहब, मैंने तो ऑफेंस नहीं किया है, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था, मैंने चोरी भी नहीं की, मैं बैंक में गया तक नहीं हूं। तो यहां पर बात कही जाती है कि क्रिमिनल एक्ट हुआ, ठीक है, रॉबरी हुई, रॉबरी आपने कमिट करी, फिर सेवरल पर्सन, बाय सेवरल पर्संस, काफी लोगों ने, तीन लोग थे हमारे पास, सेवरल पर्सन, राइट, मल्टीपल पर्सन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या होता है? इसका ये मतलब है कि देयर मस्ट बी अ प्री अरेंज्ड प्लान। क्या हमारा प्री अरेंज्ड प्लान था? हाँ, हम तीन प्लानिंग करके ही तो रॉबरी करने गए थे, बैंक लूटने गए थे, राइट। देन ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल, ठीक है। तो अगर आप तीनों ने कोई प्री अरेंज प्लान किया और उसकी फर्दरेंस में आपने ऑफेंस किया, ऑल्दो आपका पार्टिसिपेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही था, पर आपका इन्वॉल्वमेंट था तो सही, राइट। तो आप उस इन्वॉल्वमेंट के लिए भी ऐसे ही लायबल होगे मानो आपने पूरा ऑफेंस ही खुद किया हो और आपको उस ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी। तो ये होती है सेक्शन 34 के अंदर क्रिमिनल इंटेंशन, दैट इज कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन। नाउ अब यहां पर बात है कि इसका रीजन क्या है कि हम तीनों लोगों को रॉबरी के ऑफेंस के लिए क्यों पनिश कर रहे हैं? दो को करते हैं या फिर एक को पर्टिकुलर ऑफेंस अपने पार्ट के लिए पनिश करते हैं, राइट। तो इसमें बात कही जाती है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन व्हाट वाज डन बाय हूम। किस व्यक्ति का क्या रोल था, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, और सामने जो अक्यूज्ड पर्सन है वो सच क्यों बताएंगे, राइट। तो अब हम यहां पे देखते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या होता है। सो हमने देखा प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट। देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसा मैंने आपको बताया, दो लोग बैंक के अंदर गए और एक बाहर खड़ा था अलर्ट करने के लिए, सो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, तीनों के पार्ट पर था, राइट। फिर इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, ये एविडेंस का रूल है। सेक्शन 34 इटसेल्फ कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। अगर उन तीन लोगों ने बैंक के अंदर डाका डाला, रॉबरी करी, राइट, तो उसका उनको पनिशमेंट ऐसे नहीं मिलता कि सेक्शन 34 के अंदर अलग पनिशमेंट दी जाएगी और रॉबरी के लिए अलग पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल ये है, ग्रीवियस हर्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट आपको मिलती है कौन से सेक्शन में? जब आप सेक्शन 325 पढ़ेंगे, वहां पे ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट है। और जब तीन लोग एक फर्दरेंस में, दैट इज कॉमन इंटेंशन में, ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, ए बी सी थे, उनका डी के साथ झगड़ा हुआ, उन्होंने प्लान किया कि हम कल जाके डी को उसके घर पे मारेंगे, उन्होंने ग्रीवियस हर्ट डी को पहुंचाया इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो अब इसको कैसे हम पनिश करेंगे? तो हम लिखते हैं सेक्शन 325 रीड विथ सेक्शन 34 और उसको ऐसे चार्ज किया जाता है, सेक्शन 325 रीड विथ सेक्शन 34। तो जब चार्ज बनेगा अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर, वो होगा सेक्शन 325। इसका मतलब तो है ऑफेंस क्या है? ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का। 34 मतलब कॉमन इंटेंशन के चलते हुए आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि सेपरेट ऑफेंस नहीं है, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है। ये चार्ज बनाने से जज क्या क्लियर करते हैं कि इन तीनों ने अपनी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ऑफेंस किया है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। केस लॉज, कॉमन इंटेंशन के ऊपर केस लॉज क्या होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट दो केसेस होते हैं, होता है बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इस केस के अंदर एक बात कही थी कि कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्री अरेंज्ड प्लान।
अगर प्री अरेंज प्लान नहीं होगा ना तो कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में आप एक्ट नहीं कर पाओगे। फर्दरेंस में एक्ट कैसे करोगे? फर्दरेंस के लिए कुछ आपके पास पर्पस भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए ना, राइट, किसी चीज के ऊपर एक्ट करने के लिए। तो प्री अरेंज प्लान होना जरूरी है। इट इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट मास्टर मर्डर केस। तो जस्ट अ फैक्ट, आपकी प्री में काम आ सकता है, राइट। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इस केस के अंदर कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया दो टर्म्स के बीच में, और बहुत ही आप कह सकते हो सिमिलर टर्म्स है। सिमिलर तो इसमें एक वर्ड भी है, और सिमिलर टर्म्स है। कैसे? कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, इसके बीच में डिफरेंशिएशन किया। तो आप सुनिए कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस कैसे होता है। ए, बी और सी, तीन लोग थे। ए और बी का सी के साथ में झगड़ा होता है, ठीक है। एक शाम की बात है, ए और बी का आज शाम सी के साथ में झगड़ा होता है, और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं थी, ए और बी की आपस में कोई बातचीत नहीं होती है। पर उस रात को दोनों को नींद नहीं आती, और दोनों एक प्लान बनाते हैं खुद ही से कि मैं कल सी के घर जाऊंगा लाठी लेके और उसको वहां मारूंगा, ठीक 12 बजे चला जाऊंगा। और इंसिडेंटली बी भी रात में जग के यही प्लान बनाता है कि मैं अगले दिन 12 बजे जाके सी को उसके घर पे लाठी से मारूंगा। अब 12 बजे ए और बी दोनों सी के घर पहुंच जाते हैं लाठी लेके, और उसको मारते हैं, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, दो लोग तो थे जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, पर क्या यहाँ पर एक प्री अरेंज्ड प्लान था? नहीं था, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, तो प्री अरेंज प्लान नहीं था। तो ये किसका एग्जांपल होता है? ये एग्जांपल होता है सिमिलर इंटेंशन का। दोनों की इंटेंशन सिमिलर थी, दोनों की इंटेंशन एक जैसी थी, पर कॉमन नहीं थी। कॉमन कब होती? जब प्री अरेंज प्लान होता है, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन होता है, सिमिलर इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान नहीं होता है, कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान होता है। अब आगे देखते हैं। सिमिलर इंटेंशन को समझने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो सेक्शन 141 के अंदर आपको बताया गया है कि एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन बिकम्स अनलॉफुल व्हेन द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली इज टू ओवरऑव ए क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए आप पार्लियामेंट के मेंबर्स हो गए, ऑफिशियल मेंबर्स हो गए, लॉफुल अथॉरिटीज हो गई, उनको अपना काम करने से रोकते हैं, तो आप क्रिमिनल ऑब्जेक्ट को परस्यू करते हैं। रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, अगर कोई असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन किसी लॉ का एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट करती है, तो आपने क्या ऑफेंस किया है? अनलॉफुल असेंबली का, राइट। कमिट क्रिमिनल मिसचीफ और ट्रेसपास, सिंपल। ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर किसी व्यक्ति को फोर्स करना है, कंपेल करना टू डू अ थिंग विच इज नॉट बाउंड टू डू। तो ये 141 के अंदर आपको मिलती है। अब हम देखते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर ये लायबल कैसे होता है। सो वेयर एनी ऑफेंस इज कमिटेड बाय मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ओके, तो जब कभी कोई ऑफेंस कमिट किया है बाय द मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, सो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स ने अगर कोई ऑफेंस किया है इस नेचर का, एंड सच मेंबर्स ऑफ असेंबली न्यू दैट द ऑफेंस वाज लाइकली टू बी कमिटेड। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 10 लोगों की एक अनलॉफुल असेंबली होती है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं पीसफुली, राइट। पर उनको ये नॉलेज होती है कि हाँ, हमारे जो लीडर है वो थोड़े उपद्रवी है, उनका खून जल्दी गर्म होता है, और ठीक है, गुस्से के माहौल में थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हो सकती है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनके पास ये नॉलेज थी, और फिर भी वो उस असेंबली का पार्ट बनते हैं, 10 लोगों की असेंबली का, और उसमें से कुछ मेंबर्स, 3 या 4 मेंबर्स क्या करते हैं? वो तोड़फोड़ कर देते हैं दुकानों में जा जाकर। ओके, तो वो क्या ऑफेंस करते हैं? क्रिमिनल मिसचीफ और ट्रेसपास कमिट कर देते हैं। तो अब ये पूछा जाएगा कि भाई उन 3-4 लोगों ने तो ये ऑफेंस किया है, लेकिन जो बाकी 5-6 मेंबर्स थे जिन्होंने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, उनकी लायबिलिटी क्या होगी? तो उनकी लायबिलिटी भी ठीक वैसी ही होगी, मानो कि उन्होंने ही वो ऑफेंस किया होगा, दैट इज दे विल बी लायबल। जिन्होंने ऑफेंस किया है वो तो होंगे ही, और सेम टू सेम उसी बेसिस के ऊपर वो लोग भी लायबल होंगे जो उस असेंबली का पार्ट थे, क्योंकि उनको नॉलेज थी, दे न्यू की ऐसी कुछ एक्टिविटी कमिट की जा सकती है। और अगर ऐसी कोई एक्टिविटी कमिट की जा सकती है और आपको नॉलेज है, तो आपको जुड़ना ही नहीं चाहिए था उस अनलॉफुल असेंबली में। आप जुड़े हो तो ये बताता है कि जो चीज कही गई है, जो चीज की गई है, दैट इज इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। आपका जो कॉमन ऑब्जेक्ट था उसके प्रोसिक्यूशन में ही कमिट किया गया था वो ऑफेंस, राइट। तो ये होता है कॉमन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, जिसको आप पढ़ते हैं सेक्शन 141 में, अनलॉफुल असेंबली और उसके ऑब्जेक्ट्स के साथ में। अब हम देखते हैं अनलॉफुल असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है और कॉमन इंटेंशन, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। तो बहुत ही लिमिटेड डिफरेंसेस है और बहुत बेसिक सिंपल से डिफरेंसेस है। पहला तो ये है नंबर ऑफ पर्संस। तो सेक्शन 34 की डेफिनेशन में आप जब देखते हैं तो वेयर अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, तो सेवरल पर्संस क्या होता है?
तो दो लोग होते हैं तो वो भी सेवरल हो जाते हैं, एक से ज्यादा बेसिकली। तो 2 और मोर पर्संस आर कॉल्ड सेवरल पर्संस, वेयरएज अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 और मोर पर्संस चाहिए। आप सेक्शन 141 को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बताया गया कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस बिकम अनलॉफुल व्हेन, राइट। एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है यहाँ पे कॉमन इंटेंशन में। हमने बैंक रॉबरी का एग्जांपल देखा था, राइट। वेयरएज यहाँ पर नेसेसरी नहीं होता है। 4 लोगों ने दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ करी और बाकी के 6 ने नहीं करी, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था, दे विल स्टिल बी लायबल, ओके। मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स क्या होता है? बेसिकली प्री अरेंज प्लान, कि हम एक ही प्लान की फर्दरेंस में काम कर रहे हैं क्या, राइट। वेयरएज यहाँ पर एसेंशियल नहीं होता है। उन 3-4 लोगों का तो पहले से ही प्लान होगा कि हम तोड़फोड़ करेंगे, बाकी 6 को नहीं पता था, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी, प्री अरेंज प्लान नहीं था उनके बीच में, पर वो बाकी के लोग भी लायबल होंगे, ठीक है। ऑफेंस, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 34 जो है, सेक्शन 34 वो सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। सब्सटेंटिव ऑफेंस कैसे होता है? 325 जब हमने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, रीड विथ 34, तो सेक्शन 325 सब्सटेंटिव ऑफेंस है, वेयरएज 34 सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। पर यहां पर सेक्शन 149 सब्सटेंटिव ऑफेंस है, इसकी सेपरेट पनिशमेंट दी जा सकती है। जो भी आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो ना, उसका पनिशमेंट यहां पर दिया गया। सो सेक्शन 149 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर दिया गया है दैट सच पर्सन्स शैल बी पनिश्ड, जो भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स थे ना, दे शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस व्हिच हैव बीन कमिटेड। तो 149 के लिए वहां से हमको पता पड़ता है कि दैट इट इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। अगर आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होते हो और उनकी फर्दरेंस में, प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो आप लायबल हो गए, एंड इट इज अ सेपरेट ऑफेंस, इट इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, वेयरएज इट इज नॉट अ सेपरेट ऑफेंस, ओके। जैसा मैंने आपको बताया 325/34, तो यहां से आपको पता पड़ता है ये सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। तो ये थे कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बीच के डिफरेंसेस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और कोई भी डाउट हो आप अगेन कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।